Hello and welcome back to your TZT PZT aspirants. Okay, as you know very well, GSSP, TZT और PZT के फॉर्म आए हुए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए. ओके, पंक्चुएशन प्रैक्टिस 12 रूल्स एंड प्रैक्टिस यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे. एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पंक्चुएशन से रिलेटेड आते हैं. ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस को हम करेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं. ओके, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. जो जनरल सी थिंग है वो आप जानते हो, जैसे लेटर और वर्ड्स को कैपिटल करके लिखना. ठीक है, तो उनके बारे में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी बात कर लेंगे, है ना. जो प्रैक्टिस सेट हमारे चलेंगे उसी में ही हम उनको डिस्कस कर लेंगे. जो मेन रूल्स होते हैं जो हमें पंक्चुएशन के बारे में पता होने चाहिए उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो वीडियो पर बने रहिए और न्यू वीडियो का जल्दी से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लेट्स बिगिन. पंक्चुएशन मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, अगर जैसे कोई मेन क्लोज है और उसमें कोई भी इंटरप्ट है, ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं कि कोई भी मेन क्लोज है और अगर उसमें कोई भी बाधा है या रुकावट है तो वहां पर वन टाइप के पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं. ठीक है, कोई भी अलग अलग नहीं, या तो हम डैश यूज करेंगे या फिर कोमा. ऐसा नहीं है कि कहीं हमने डैश यूज कर दिया और कहीं कोमा. तो इस चीज का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम एग्जाम में ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द टीनेजर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ आर्ट क्लास वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम. अब यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए एम डैश का यूज कर दिया गया. ठीक है, इसको एम डैश बोलते हैं. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ इस चीज पे फोकस कीजिए कि एक तरह के अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें कहीं पॉज है मेन क्लोज में, तो वो एक ही तरह का यूज होगा. अगर यहाँ पर हमने इसको कोमे से सेपरेट किया है तो यहाँ पर कोमा ही हम यूज करेंगे. ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? The teenagers, students from Mrs. Smith's art class went on a field trip to the museum. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर हम एम डैश का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एम डैश ही यूज करेंगे. ठीक है, इस एम डैश के बारे में भी बात करेंगे हम आने वाले स्लाइड में. ठीक है, टीनेजर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप. ठीक है, एम डैशेस का यूज किया है और जो सेपरेट क्लोज हैं उनको एम डैश से सेपरेट किया है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. यस, नेक्स्ट चलते हैं. सेमी कॉलन, जब भी किसी वन आइटम और लिस्ट को वहां पर हम सेट अप करते हैं तो सेमी कॉलन का यूज करते हैं. ठीक है, अभी ये एग्जांपल देखिए. आई हैव लिव्ड इन सुभाष नगर, दिल्ली, डोईवाला, देहरादून. अब आप इसको देखिए, यहाँ पर जो देहरादून है यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज है. क्या ये सही है? हाँ, ये तो सही है, लेकिन आप इसका पता कैसे चलाओगे? आई हैव लिव्ड इन सुभाष नगर. सुभाष नगर क्या है? ठीक है, सुभाष नगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रीट को. ठीक है, दिल्ली सिटी है, इधर यहाँ पर डॉई वाला एक टाउन हो गया है, एंड देहरादून यहाँ पर क्या हो गया? अगेन एक सिटी. मुंबई एंड बैंगलोर ये भी सिटीज हो गई हैं. तो आप कैसे यूज करोगे? आई हैव लिव्ड इन सुभाष नगर. सुभाष नगर रिप्रेजेंट हियर व्हाट? अ स्ट्रीट. और किसकी? दिल्ली की. तो यहाँ पर जो यूज होगा वो सेमीकोलन का यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो डॉई वाला देहरादून है, ये डॉई वाला जो देहरादून सिटी का ही एक पार्ट है, टाउन है, तो इसको यहाँ पर हम सेमीकोलन से ही यूज करेंगे. यहाँ पर जब हम सेमीकोलन यूज करेंगे, ठीक है, ये सिटीज है और यहाँ पर इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? कोमा से सेपरेट कर लेंगे. ओके, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव लिव्ड इन सुभाष नगर, दिल्ली, क्योंकि ये जो सुभाष नगर है ये दिल्ली की एक स्ट्रीट है. ओके, और डोई वाला देहरादून, क्योंकि देहरादून डोई वाला क्या है? इसका टाउन है. तो इस तरह से हम सेंटेंस में जो पार्ट है उनको सेपरेट करेंगे विद कोमा एंड सेमी कॉलन. तो इस तरह से सेमी कॉलन लगा के रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरे का कनेक्शन, उसको हम वहां पर पंक्चुएशन में यूज करते हैं. एंड मुंबई बेंगलोर ये दोनों अलग अलग सिटीज हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम कोमा यूज करेंगे एंड लास्ट में एंड मार्क का यूज करेंगे. ठीक है, राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इस तरह के मार्क्स का यूज किया जाता है. इसीलिए पंक्चुएशन के रूल्स का हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेमीकोलंस इफेक्टिव वे होता है किसी भी लिस्ट आइटम को सेपरेट करने के लिए. ठीक है, जिसमें कोमास उनमें आते हैं. लिंक आइडियाज विद अ कंजक्शन और सेमीकोलन. लिंक आइडियाज देखते हैं कौन कौन से लिंक आइडिया कंजक्शन और सेमीकोलन के हो सकते हैं. ठीक है, अब ये कंजक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, ये आपको तभी समझ आएंगे जब आप प्रीवियस वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लोगे. ठीक है, इन्हें जानने के लिए, इन्हें अच्छे से समझने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने ही होंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 2 से 3 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के भी एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं. तो आई होप कि आपने वो अच्छे से चेक कर ली होगी. ओके,
अब यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो ग्रामेटिकली तो करेक्ट होते हैं बट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते। तो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो आपके सिंपल सेंटेंस हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट किया जाता है। ये स्टेटमेंट उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो इसलिए पहले आप उसे देख लीजिए। फॉर एंड नॉट बट और येट सो, ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। पंक्चुएशन में इनका क्या यूज होता है, राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से इन सेंटेंसेस को रीड कीजिए। डेलिया फाउंड अ कैट, डेलिया को एक कैट मिली, ठीक है, एंड शी नेम्ड इट पर्डी, ठीक है, और उसने उनका नाम क्या रखा, पर्डी। अब ये दोनों मेन क्लोज हैं, यानी कि ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, अपने आप में मीनिंग क्या कर रही है, क्लियर कर रही है। और इन दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट कर दिया गया है, मीन्स हमें समझ में आ गया ये कंपाउंड सेंटेंस है। और इसी तरह से पंक्चुएशन में क्या करेंगे, कोमा लगाकर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और अपना जो राइटिंग इफेक्ट है उसको अच्छा बना लेंगे, ठीक है। आई होप ये यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। एक और सेंटेंस से समझते हैं कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले कोमा का यूज करके अपने जो सेंटेंस है उसको करेक्ट लिखते हैं और इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी ये ध्यान रखना है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके कोई कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें दो मेन क्लोज होती है, ठीक है, जो अपना अपना क्या इंडिपेंडेंट होती हैं, अपना अपना मीनिंग क्लियर करती हैं, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी रहती हैं, तो उनके पहले कोमा का यूज किया जाता है। तो वहां पर भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिमूव कंजक्शंस, और अगर कंजक्शंस को हटा दिया जाए तो फिर कैसे, अगर वहां पर कंजक्शंस ना हो, ठीक है, कोई भी कंजक्शन ना हो टू मेन क्लोज के बीच में, तो वहां पर किस तरह का मार्क यूज करते हैं, डिलिया फाउंड अ कैट, सेमीकोलन का यूज करते हैं, शी नेम्ड इट पर्डी। तो फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, ये होती है करेक्ट पंक्चुएशन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, ठीक है। आवर टीम वॉन द चैंपियनशिप, ठीक है, सो हटा दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वहां से रिमूव की, वी गॉट अ ट्रॉफी, ठीक है। दो मेन क्लोज हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए सेमी कॉलन से क्या किया, वहां पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, करेक्ट पंक्चुएशन वहां पर कर लेते हैं। एम डैशेस का कैसे यूज करते हैं, एम डैशेस को देखो। सबसे पहले हम समझते हैं एम डैशेस होते क्या है, ठीक है। एम डैशेस हमने प्रीवियस सेंटेंस में भी पढ़ा है कि एम डैशेस लगा के दे देते हैं। ये होते क्या है, लॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री डैशेस, ठीक है, जो भी तीन डैशेस होते हैं ना, उन तीन में से एक होता है और सबसे ज्यादा लंबा होता है। उनके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हाइफन, दूसरा होता है एन डैश, ठीक है, हाइफन ये, दिस वन, एंड एन डैश, दिस वन, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको यहाँ पर शो हो रही है, ये क्या है, एम डैशर, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे ये सेंटेंस में यूज होता है, एग्जाम्पल देखिए। फॉर हिज बर्थडे मार्क रिसीव्ड अ स्वेटर, अ जैकेट, अ सेविंग बॉन्ड, और फिर यहां से क्या हुआ, अलग हो गया ना सेंटेंस, एंड अ न्यू बाइक, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उसने अपने बर्थडे पर मार्क ने क्या रिसीव किया, स्वेटर, जैकेट, ये सभी एक जैसी चीजें हैं, लेकिन इसको देख के ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ, एंड अ न्यू बाइक, ऐसे करके ना, कि किसी को जैसे सरप्राइज देते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है, तो मीन्स यहाँ पर कोई एक्साइटेड चीज है। तो यानी कि ये जो लिस्ट आइटम है ना, यहाँ इससे ये मीनिंग है कि ये जो लिस्ट आइटम है ना, उन सबसे अलग है ये थी, तो इसको किसे डिफरेंट किया गया है, किससे सेपरेट किया गया है, यहाँ पर एम डैशेस से। तो इस तरह से अपनी जो पंक्चुएशन सेंटेंस है उनको ठीक कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, पिज्जा, चॉकलेट एंड आइसक्रीम, ये तीनों एक तरह की चीजें हैं, है ना। और यहाँ पर अलग सेंटेंस शुरू हुआ है, तो एम डैशेस से उसको सेपरेट करके दीज आर माई फेवरेट फूड्स। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं, आई वुड लव टू रिटर्न टू इटली, ठीक है, मैं इटली वापस लौटना चाहूंगा, मुझे पसंद है। इट्स वेयर आई मेट माई हस्बैंड, यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करके बनाया गया है, एम डैशेस से। अब आप यहाँ पर सेमीकोलन का यूज भी कर सकते हो, बट एम डैशेस आया है तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और लिस्ट को कैसे अलग किया जाता है, अगर लिस्ट आइटम है तो उनको कोमा से अलग किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग टू मेन क्लोज हैं, या तो उनको सेमीकोलन से अलग किया जाता है या एम डैशेस से अलग किया जाता है। और भी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। ओके, यस, यूज इधर कोमास और एम डैशेस, या तो कोमा कीजिए या एम डैशेस, यानी कि एक तरह के सेंटेंस, अगर कोई एक सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें या तो कोमास का ही यूज कीजिए या एम डैशेस का ही कीजिए। एग्जांपल देख लो, जिमी हेंड्रिक्स अ मास्टर गिटार प्लेयर इफ देयर एवर वाज वन, ठीक है। जिमी हेंड्रिक्स, यहाँ पर ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम दिया गया है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कॉमा से इसको सेपरेट किया। अ मास्टर गिटार प्लेयर इफ देयर एवर वाज वन, ठीक है, वो एक मास्टर गिटार प्लेयर है उनमें से एक, यानी कि ये भी अपने आप में कंप्लीट है, एक कॉमा से सेपरेट किया। वाज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, वो लेफ्ट हैंडेड था। तो क्या है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, मीन्स इनको किससे सेपरेट किया है, कोमा से। इसी तरह से
ऐसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको एम डैशेस से भी सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। तो पंक्चुएशन में आपको ये ध्यान रखना होगा, एग्जाम में एम डैश का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। एम डैशेस स्पेशली यूजफुल होते हैं किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी के लिए, ठीक है। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमारे सेंटेंस में है तो उनको या तो कोमा से या एम डैशेस से उनको अलग किया जाता है, और वो उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से समझेंगे। इट टर्न्ड आउट द थ्री सिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर थ्री सिस्टर्स के बारे में दिया गया है, पूजा, सीरी एंड सना, पर एक्चुअली रोबोट्स। अब यहाँ देखिए हमने कोमा से इसको अलग कर दिया, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हो गया है। लेकिन अगर इसे हमें और इफेक्टिव बनाना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इट टर्न्ड आउट दैट द थ्री सिस्टर्स की, तीनों सिस्टर्स की बात हो रही है और उनके यहाँ पर नाम दे दिए गए, पूजा, सीरी एंड सना, ठीक है। यहाँ पर ये लिस्ट है, ठीक है, एक तरह की आइटम लिस्ट को डिफाइन किया। फिर नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर एक्चुअली रोबोट्स, की वो वास्तव में रोबोट्स थे, ठीक है। तो एम डैशेस का यूज किया गया है, ठीक है। ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा इंप्रेसिव सेंटेंस है, या ये ज्यादा है ना? ये तो राइटिंग में सेंटेंस को इंप्रेसिव करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन को अच्छे से, कि हमें उनकी क्लैरिटी हो सके, एम डैशेस का यूज करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट चलते हैं। The plan was devised by Ryan, my archimedes, so it will obviously fail. अब इसे ध्यान से देखिए कि जो प्लान था डिवाइस्ड बाय रेयान, रेयान के द्वारा डिवाइस कर दिया गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है माई आर्किनेमिसिस, किसका यूज किया गया है? पेरेंथेसिस। जहां पर इस तरह से ब्रैकेट आ जाए ना, मींस उनका मतलब होता है पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रेयान के बारे में जानकारी दी गई है कि रेयान, रेयान कौन है? माई आर्किनेमिसिस है, ठीक है। सो इट विल ऑब्वियसली फेल, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से। तो अब इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से देखो। द प्लान वॉज डिवाइज्ड बाय रियन, रियन कौन है? माई आर्किनेमिसिस, इस तरह से लिखा, ठीक है। ये ज्यादा इफेक्टिव है या ये ज्यादा? ठीक है, तो आप अपनी राइटिंग में वैसे दोनों जो दोनों चीजें हैं वो करेक्ट है, ठीक है। दोनों तरह से आप पंक्चुएशन यूज कर सकते हो, बट ज्यादा इंप्रेसिव जो होता है, ज्यादा इंटरेस्टिंग जो होता है, वो एम डैशेस का यूज करके किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह से इसको करेक्ट कर लेंगे, ये भी राइट होगा, इसका सेम मीनिंग होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में एक सीरियल कोमा जब हमें जरूरत होती है तो कैसे यूज करते हैं? जब किसी भी सेंटेंस में आइटम को लिस्टेड करते हैं तो एक ऑक्सफोर्ड कोमा का यूज करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड कोमा क्या होता है और कैसे होता है और कहाँ पर यूज होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। एक सेंटेंस देखिए, वी बॉट सम गोट्स, काउस एंड हॉर्सेस। हमने कुछ गोट्स खरीदी, काउस खरीदी और हॉर्सेस खरीदे फॉर आवर फार्म, हमारे फार्म से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गोट्स के बाद कोमा है, काउस के बाद कोमा है, ठीक है। तो एंड भी है यहाँ पर, ठीक है, कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज भी हुआ है, और फिर यहाँ पर कोमा भी यूज किया गया है। मींस जो इस कंजक्शन से पहले जो कोमा यूज किया गया है उसको ऑक्सफोर्ड कोमा बोलते हैं, ठीक है। ये राइटिंग में उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस सेंटेंस को एक बार और देखिए, वी बॉट सम goats, cows and horses for our farm। इस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सफोर्ड कोमा यूज नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑक्सफोर्ड कोमा यूज नहीं किया गया है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस कोमा को क्या कहते हैं? जो किसी कंजक्शन वगैरह से पहले यूज किया जाता है, इसको ऑक्सफोर्ड कोमा बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड कोमा इट्स अप टू यू एंड योर स्टाइल गाइड, ठीक है, ये रेगुलरली यूज होता है, ठीक है। और यू शुड ऑलवेज यूज एन ऑक्सफोर्ड कोमा व्हेन द सेंटेंस कुड बी कंफ्यूजिंग विदाउट इट, ठीक है। हमेशा ऑक्सफोर्ड कोमा यूज कर सकते हो सेंटेंस में। कैसे? एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए। जैसे द फार्मर सा द गॉड्स, सेंटेंस पढ़िए, ये सेंटेंस ध्यान से देखिए। द फार्मर सा द गॉड्स गिल एंड पेयर, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कि फार्मर ने देखा गॉड्स को, गिल को एंड पियरे को। अब ये गॉड्स बकरियां अलग हैं, गिल अलग है एंड पियरे। अब ऑक्सफोर्ड कोमा यहाँ पर क्लैरिफाइज करता है, क्या क्लैरिफाई कर रहा है? कि गॉड्स और टू पीपल, यहाँ पर गोट्स हैं, ठीक है, गोट्स हैं और टू पीपल हैं, दो पीपल, जिनके नाम क्या है? गिल एंड पियरे, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखिए जहां पर ऑक्सफोर्ड कोमा का यूज नहीं किया गया है, तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। द फार्मर सा द गोट्स, फार्मर ने गोट्स को देखा, गिल एंड पियरे, और गिल एंड पियरे। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर गिल के बाद भी कोमा है, लेकिन यहाँ पर गिल के बाद कोमा नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड कोमा का यूज हुआ है, यहाँ पर कोई ऑक्सफोर्ड कोमा यूज नहीं हुआ है। तो मतलब यहाँ पर साउंड क्या निकल रही है? कि गॉड्स नेम्ड है गिल एंड पियर, ठीक है। फार्मर ने गोट्स देखी जिनका नाम क्या था? गिल एंड पियर। तो सेंटेंस चेंज हो गया ना,
जैसे ही ऑक्सफोर्ड कोमा का यूज वहां पर चेंज हुआ तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो गया। एक बार और देख लीजिए, फार्मर saw the goats, गिल एंड पियरे। फार्मर ने गोट्स को देखा, गिल को देखा और पियरे को देखा, मतलब ये दो किसी पीपल के नाम है और गोट्स अलग। और यहाँ पर गोट्स, जहां पर इन गोट्स के नाम है गिल एंड पियरे है। तो इसको आप एक बार ध्यान से रीड कर लेंगे। इस तरह से ऑक्सफोर्ड कोमा का यूज किया जाता है जिससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेमीकोलन सेपरेट करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लोज को। कैसे? जब आप क्रिएट करते हो ना कंपाउंड सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो आप टू इंडिपेंडेंट क्लोज को उनसे जोड़ लेते हो, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सेमीकोलंस को रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोज से ज्वाइन करने के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस की जरूरत होती है, लेकिन जो ईच साइड ऑफ द सेमीकोलन होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता है ना कि जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो तो दोनों मेन क्लोज का जो क्या है अपने आप में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सारा आंसर्ड मी क्वेश्चन एब्रप्टली, शी सीम्ड प्री ऑक्यूपाइड। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये भी, ये मेन क्लोज है और अपने आप को कंप्लीट करती है। तो इस तरह के सेंटेंस जहां पर आ जाते हैं उनको आप सेमीकोलन से जोड़ लोगे। ठीक है, पपी वॉज वेरी नर्वस, शी हैड नेवर बीन इन अ कार। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। माई जॉब इज एक्साइटिंग, आई लव वर्किंग विद अ टीम। ठीक है, अब बात आती है कंजक्टिव एडवर्ब का जो यूज होता है वो भी इसी तरह से सेमीकोलन लगाकर कर दिया जाता है, वहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। जो कंजक्टिव एडवर्ब है वहां पर द रेस्टोरेंट, कंजक्टिव एडवर्ब भी पढ़ा था ना हमने कि या तो कंपाउंड सेंटेंस हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके बनाते हैं या फिर कंजक्टिव एडवर्ब का। कंजक्टिव एडवर्ब कौन सी होती है? हाउ एवर, इंडीड, इंस्टेड, ये सब होती है ना। तो हाउ एवर से यहाँ पर जोड़ा है, सेमी कॉलन से इसको यहाँ पर क्या किया, सेपरेट किया और अपने सेंटेंस को लिख दिया। इस तरह से हम अपना पंक्चुएशन मार्क ठीक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, पेरेंथेसिस की बात करते हैं। पेरेंथेसिस शो रिलेटेड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, जब भी पेरेंथेसिस किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो मींस इनका जो सेंटेंस का मीनिंग होता है उसको हमें समझने की जरूरत नहीं होती, और इंफॉर्मेशन अगर पेरेंथेसिस के अंदर है तो कंप्लीट सेंटेंस विद इन द लार्जर सेंटेंस, नो पंक्चुएशन, तो वहां पर जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसे किसी पंक्चुएशन की जरूरत नहीं होती। इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, जैसे माई फैमिली विजिटेड सेवरल कंट्रीज। ठीक है, मेरी फैमिली सेवरल कंट्रीज में विजिट किया ऑन अवर वेकेशन लास्ट ईयर। ठीक है, इस ये जो पेरेंथेसिस के अंदर बात लिखी है ना, इनकी जरूरत नहीं थी। Sorry. इनकी जरूरत नहीं थी। इटली, फ्रांस, पोर्टुगल एंड स्पेन, ये जो कंट्रीज के नाम दे दिए गए, ये सेंटेंस वैसे भी कंप्लीट हो जाता, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पेरेंथेसिस का यूज करके सेंटेंस को लिखा गया है। एक और देख लीजिए, द स्नो कंप्लीटली कवर्ड द ट्रीज। अब ये जो पेरेंथेसिस का यूज किया गया है ना यहाँ पर, अप्रैल साइड व्हेन शी पास द विंडो, तो इसकी भी जरूरत नहीं थी कि जो स्नो है वो ट्रीज को कंप्लीटली कवर्ड कर देती है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन पेरेंथेसिस के अंदर एक न्यू क्या मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है। जैसे ग्लोरियाज फ्रेंड्स, ठीक है, वर नॉट वेटिंग एट द लंच टेबल, लंच टेबल पर वेट नहीं कर रहे थे ग्लोरियाज के फ्रेंड। ठीक है, और सो शी थॉट, और ऐसा उसने सोचा। ये इसकी कोई नीड नहीं थी, लेकिन ये यहाँ पर सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए पेरेंथेसिस का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अपोस्ट्रोफी सिर्फ पोजेशन और ओमिशन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। एज अ कॉन्ट्रेक्शन भी ये यूज किए जाते हैं, इनको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखो, यू शुड यूज एन अपोस्ट्रोफी व्हेन यूजिंग अ सिंगुलर पजेसिव नाउन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। पजेसिव नाउन, ठीक है, सुसान की बुक, सुसान्स बुक, तो पजेसिव, पजेसिव यहाँ पर इस तरह से यूज किया जाता है पजेसिव, सुसान की बुक, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, है ना, सिंगुलर पजेसिव नाउन है, यानी कि सुसान क्या है, सिंगुलर है। और देखिए सिंगुलर पजेसिव नाउन एंडिंग इन एस। ठीक है, अब यही सिंगुलर पजेसिव नाउन है एंडिंग इन एस, जिन नामों में एस आता है ना उसमें इस तरह से जो पजेसिव नाउन है उनको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कोमा लगा के, इस तरह से एस के बाद कोमा लगाया जाता है। क्राइसिस कार, ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। प्लूरल पजेसिव नाउन, अब देखिए माई पेरेंट्स है ना, तो हमेशा यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा माई पेरेंट्स और एक और एस लगा के हाउस, नहीं, माई पेरेंट्स हाउस, इसका मीनिंग क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का हाउस। जो भी वर्ड, एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड प्लूरल होते हैं या एस से वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो उनमें जो कोमा आता है वो उसके बाद ही आएगा, और उनके बाद एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये सिंगुलर पजेसिव नाउन है, एस से एंड हो रहा है, तो इसलिए क्रिस, क्रिस उसके नाम में है ना, क्रिस उसके नाम में है, इसीलिए यहाँ पर पजेसिव एस लगाने की जरूरत, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
सिंगुलर। अब यहाँ पर जो प्लूरल होते हैं उनमें ऐसे ऐसे आता है, तो उनमें कोमा ऐसे लगाते हैं और उसी का मतलब होता है कि मेरे पेरेंट्स का घर, उसके लिए अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से हम अपने पंक्चुएशन मार्क करेक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रेक्शन कैसे करते हैं ये तो पता है, कांट, वांट, शुडंट, है ना, इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन वर्ड्स में यूज कर लेते हैं, तो ये करेक्ट होते हैं पंक्चुएशन में। ओके, एलिप्सिस, एलिप्सिस की बात करते हैं। एलिप्सिस सिर्फ ओमिशन, टेक्स्ट में ओमिशन इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, या डायलॉग में कोई पॉज देना हो, ठीक है। ये जो मींस किसी भी कोट में इररिलेवेंट पार्ट होता है ना, वहां पे एलिप्सिस यूज किए जाते हैं, ये ठीक है, इनको बोलते हैं एलिप्सिस, जहां पर कोई पॉज हो डायलॉग में, ठीक है, या फिर कोई बात बोल दी हो। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है, इंडिकेटिंग अ पॉज और ट्रेलिंग ऑफ, इसको आप ध्यान से समझिए। ट्रेलिंग ऑफ, ट्रेलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई भी साउंड जो होती है ना उसका कम हो जाना, आवाज धीमी हो जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप वैसे भी याद रखेंगे, ठीक है, हमारी वोकैब में ये हमारे काम आएगी। ट्रेलिंग ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी साउंड का कम हो जाना, आवाज धीमी हो जाना, ठीक है। तो इन अ कैरेक्टर डायलॉग, जब हम कोई कैरेक्टर डायलॉग बोलता है ना और आवाज धीमी हो जाती है, वो किसी को सुनाई नहीं देती, है ना, क्या, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, किसी से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कभी ऐसा है ना, सीरियल वगैरह देखा हो, उसमें कोई बात ऐसी कि जो सुननी चाहिए वही नहीं सुनाई देती है, या तो फोन में आवाज कम हो जाती है, ऐसे। तो इस तरह की ध्वनि को, इस तरह की आवाज को ट्रेलिंग ऑफ कहा जाता है कैरेक्टर के डायलॉग में, जब वो कम हो जाती है और किसी को सुनाई नहीं देती, लाइक प्लीज विस्पर्ड मैरी डोंट फॉरगेट मी, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉज होते हैं उनको ट्रेलिंग ऑफ कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अगर आप नरेशन में एलिप्सिस आपको दिखाई देता है, तो आप इजीली इनको सेफली पंक्चुएशन मार्क से रिप्लेस कर सकते हो। एलिप्सिस होते हैं, है ना, नरेशन में, लाइक एलेक्स बॉट द शूज नॉट द ड्रेस, ठीक है। तो अब इस फ्रेज में शी डिड नॉट बाय इज, ठीक है, ये जो शी डिड नॉट वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पर क्या है, ओमिटेड है, मतलब छुपा हुआ है। एलेक्स बॉट द शूज, शी डिड नॉट बाय द ड्रेस, ठीक है, ऐसे नहीं बनाया, ओमिट, ओमिट पार्ट आपको नजर आया ना, जो यहाँ पर है नहीं। एलेक्स बॉट द शूज नॉट द ड्रेस, कि एलेक्स ने शूज तो खरीद लिए लेकिन उसने क्या नहीं खरीदी, ड्रेस नहीं खरीदी। शी डिड नॉट बाय यहाँ पर क्या है, ओमिट है, और इसका कैसे डायरेक्ट यूज कर दिया गया, नॉट द ड्रेस। तो इस तरह से नरेशन में ये यूज करके बनाए जाते हैं, सिंपली इनको रिप्लेस कर दिया जाता है और रीडर को ये अंडरस्टैंड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। एलिप्सिस की ही बात करते हैं, लाइक हिज जेमी, व्हेन डज क्लास स्टार्ट, एट 3, उसने आंसर कर दिया एट 3, उसने ऐसे नहीं बोला कि क्लास विल बी स्टार्ट एट 3, ऐसे नहीं बोला, उसने सीधा क्या आंसर किया, एट 3, यानी कि ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से नरेशन में एलिप्सिस का यूज किया जाता है और आप इसको सिंपली ऐसे ही यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी ये करेक्ट होगा। तो पंक्चुएशन मार्क का यूज करके एलिप्सिस यूज किए जाते हैं, जिसमें हिडन हिडन रहते हैं, वर्ड्स हिडन रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जेमी डज नॉट से द टेस्ट स्टार्ट बिकॉज इट्स क्लियर, कि वो अपना रिस्पॉन्स कैसे एड्रेस करना चाहती थी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यूरी ब्रॉट 3 पेंसिल्स फॉर द टेस्ट एंड रिचार्डो ब्रॉट 2। अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा कि रिचार्डो ब्रॉट 2 पेंसिल्स फॉर द टेस्ट, नहीं, ये अंडरस्टूड है ना, ये अंडरस्टूड है, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मींस ये एलिप्सिस का यूज हुआ है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। नरेशन में ज्यादातर इनका यूज होता है और ये पंक्चुएशन मार्क को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड पंक्चुएशन मार्क कोटेशन मार्क से रिलेटेड होते हैं, ये तो इजी होते हैं, ये तो समझ में आते हैं, जब हम यूज करते हैं ना पीरियड्स, एक्सक्लेमेशन पॉइंट एंड पीरियड्स का कैसे यूज करते हैं, तो ये तो इजीली एग्जांपल से आप समझ जाओगे। पर्सी आस्क्ड हु बोरोड माय बाइक, जब नरेशन करते हो तो इसी तरह से यूज करते हो, ठीक है। पीरियड्स का यूज हुआ है, तो ये क्या है, इस तरह से पंक्चुएशन मार्क को हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स देखिए कैसे यूज करते हो, स्टॉप येलिंग, और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट और इन्वर्टेड कोमा, माय मदर शॉप्ड, ठीक है। इस तरह से एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज करते हो और पीरियड्स का आपको पता चल गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर नॉट इनवाइटेड टू माई पार्टी एनीमोर, सैड शेरी, शेरी ने बोला कि तुम मेरी पार्टी के लिए और ज्यादा इनवाइटेड नहीं थे, मीन्स नहीं बुलाए गए थे। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा से इसको ऐसे यहाँ पर फिनिश कर दिया गया है और कोमा लगा दिया गया है। ये तो हम नरेशन में यूज करते हैं ना, तो इनके बारे में हमें जानकारी है, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओनली यूज वन एक्सक्लेमेशन मार्क एट अ टाइम, और बस इस बात का और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटेंस में यूज करो तो सिर्फ एट अ टाइम, एक समय पर एक ही एक्सक्लेमेशन यूज करना है, लाइक आई कांट वेट फॉर द पार्टी टू नाइट, वी शुड हैव नेवर कम हियर, यू नेवर लिसन टू मी, डोंट यूज हाइफन्स फॉर एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई। अब इसको भी ध्यान से समझना, जब भी आप एल वाई से
एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई से एडवर्ब एंड हो रही है तो वहां पर हाइफन्स का यूज नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कंपाउंड एडजेक्टिव में हाइफन से कनेक्ट करते हो एडवर्ब को या एडजेक्टिव को, तो वो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल से समझो कि किस तरह से वहां पर हाइफन का यूज नहीं करना। लाइक आर्थर इज अ वेल रिस्पेक्टेड मैन। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर वेल रिस्पेक्टेड यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है। तो आपने हाइफन यूज किया, ठीक है, ये सही है। लेकिन जब आप इस तरह से हाईली रिस्पेक्टेड मैन बोलोगे, आर्थर इज हाईली रिस्पेक्टेड मैन, एल वाई यानी कि एडवर्ब एल वाई, तो यहाँ पर हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाइफन यूज कर देते हो तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाता है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देख लिया अदर एग्जाम्पल, दिस इज द ऑथर्स बेस्ट नॉन बुक, ठीक है। आपने क्या यूज किया, बेस्ट नॉन बुक। एडजेक्टिव इस तरह से यूज किया, एडवर्ब का यूज किया। और जब यहाँ पर इसी सेंटेंस को दिस इज द ऑथर्स पॉपुलरली नॉन वर्क, तो यहाँ पर कोई हाइफन आपने यूज नहीं किया। तो इस तरह से पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखते हुए हम उसको कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कीप योर वर्ब टेंस कंसिस्टेंट, ये आपने समझ ही लिया कि जो आपके वर्ब टेंस होते हैं उनको कंसिस्टेंट रखना है, कोमे का यूज करना है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक ये सेंटेंस लिखा है, स्टुअर्ट लॉस्ट हिज वॉलेट, ठीक है। लॉस्ट पास्ट में, ही गोज टू द बैंक प्रेजेंट में आ गया, एंड गेट्स प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। सॉरी, देन ही वेंट टू द रेस्टोरेंट, फिर पास्ट में आ गया। तो इस तरह से सेंटेंस को नहीं करना है कि पहले पास्ट में फिर प्रेजेंट में और फिर पास्ट में। जब अगर कोई सेंटेंस आपने पास्ट में स्टार्ट किया है तो उसको पास्ट ही रखो। स्टुअर्ट लॉस्ट हिज वॉलेट, ही वेंट टू द बैंक एंड गॉट सम कैश, देन ही वेंट टू द रेस्टोरेंट। तो ये करेक्ट क्या है, फॉर्मेशन होती है किसी भी सेंटेंस की। या फिर अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रखो, लूजेस हिज वॉलेट, गोज टू द बैंक एंड गेट सम कैश, देन ही गोज टू द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में ही आपको रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चैनल पर बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ओके। अपने नोट्स बनाते रहिए।